Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain and you are at my channel Biology with Saddam. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम क्लास 9 से क्लास 9 का ले रहे हैं। उसमें हमने ये पढ़ना है कि रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोलॉजी का आज रिलेशन अदर साइंसेस से। पिछले लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट किया था, ब्रांचेस में डिविजन्स कंप्लीट की थी और अदर जो ब्रांचेस थी वो बायोलॉजी की कंप्लीट की थी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, बायोलॉजी के अदर साइंसेस से क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिलेशंस हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो न्यू हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इसमें आपके लिए बहुत सारी नॉलेज रखी हुई है। शुक्रिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो पे। वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज़ बायोफिजिक्स, व्हाट इज़ बायोमेट्री, व्हाट इज़ बायोइकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी। ये जो बायोलॉजी है उसके हम ताल्लुकात पढ़ने चल रहे हैं वो अदर साइंसेस से क्या हैं, जिसमें आज हम ये 5 पढ़ेंगे: बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर। जो बायोकेमिस्ट्री है वो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी का ताल्लुकात किससे? केमिस्ट्री से। बायोफिजिक्स है जिसका बायोलॉजी का ताल्लुकात रिलेशन फिज़िक्स के साथ दिखाती है। बायोमेट्री जो बायोलॉजी का ताल्लुक मैथमेटिक्स से बताती है। बायो इकोनॉमिक्स जो है वो बायोलॉजी का ताल्लुक इकोनॉमिक्स से बताती है। बायो जियोग्राफी वो बायोलॉजी का ताल्लुक जियोग्राफी से बताती है। तो इनके हम डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। लेट्स कम। पहली जो है बायोकेमिस्ट्री है। व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव्स द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो हमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी की दोनों की कंबाइंड स्टडी करके बताया, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ये हमें बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करके बताती है और उसकी जो भी ज़रूरियात होती हैं उनके बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लेके मेंशन किया है। द मॉलिक्यूल्स दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ज़िंदगी के लिए अहम हैं हम उनको क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। एंड द इफेक्ट्स दैट आर कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी और एफिशिएंसी इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में, अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अगर हमारी ज़िंदगी में किसी ऑर्गेनिज्म में कम है या ज़्यादा है, उसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी है जो हमारे एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। कौन कौन से होंगे? एग्जांपल के तहत मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। कौन से? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन्स एट्सेट्रा। बायोकेमिस्ट्री का हमारे अंदर बहुत सारा रोल है, जैसे फार्माकोलॉजी वो क्या करती है? फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। वो मेडिसिन हमें देती है ताकि हम कोई भी हमें इन्फेक्शन है हम उन इन्फेक्शन को रोकने के लिए मेडिसिन की और इसके अलावा सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं छोटे छोटे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, बहुत सारे ऐसे जो भी हैं उनके फार्मेशन के लिए उन कौन कौन से कंपाउंड्स होने चाहिए उनके बारे में स्टडी होती है। वो कौन करती है? बायोकेमिस्ट्री करती है। यहाँ पर एग्जांपल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एंड सेकंड ब्रांच है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? ये फिज़िक्स और बायोलॉजी के बीच के दरमियान एक ब्रिज है, एक रास्ता है जो कि हमें ये बताता है कि बायोलॉजी का ताल्लुक फ़िज़िक्स के साथ कैसे है, फ़िज़िक्स का ताल्लुक बायोलॉजी के साथ कैसे है। अभी आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि जो हम इंजेक्शन वगैरह इस्तेमाल करते हैं या थर्मोमीटर जो हमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या स्टेथोस्कोप जो है वो हमें ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इक्विपमेंट्स जो हमें मिले हैं वो फिज़िक्स के थ्रू मिले हैं। वो फिज़िक्स वाले इक्विपमेंट्स हमारे लाइफ के लिए काम आ सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनिक मशीन, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशंस की मदद से हो रही है। ये फिज़िक्स का रोल है हमारी बायोलॉजी में।
तो फिज़िक्स का भी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में रोल है। तो इन दोनों की स्टडी, बायो की और फिज़िक्स की, दोनों की स्टडी हम किस में करते हैं, ऐसे ही ब्रांच जो रिलेशन हो, जिसका रिलेशन किससे, फिज़िक्स की ब्रांच है जिसका रिलेशन किससे हो, बायोलॉजी से हो, और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे चीज़ों के बारे में बताए जो जिसका काम हमारी लाइफ में हो। फिज़िक्स एसेंशियल कैसे है वो हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रेस इन बायोलॉजी में कैसे एसेंशियल है। डाइवर्स हाउ एटम, ये एटम्स की अरेंजमेंट बताती है, कौन सी डिग्री में कैसे एटम्स अरेंज होते हैं और कैसे कोयल और सुपर कोयल होते हैं। जैसे कि डीएनए देखें आप, एक डीएनए की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है। अगर वो सेल में 1 मीटर लॉन्ग हो तो वो बाहर निकला जाएगा अगर सीधा हो तो उसकी कोयल और सुपर कोयल उसकी नेचर बताकर उसकी अरेंजमेंट बताती है। वो हम कौन बताती है, फिज़िक्स बताती है कि कैसे उस 1 मीटर डीएनए को कैसे एक अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम में रखा जाता है। और बहुत सारे यहाँ पर भी वो हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब हमने एग्जांपल क्या लिए थे, एग्जांपल हम लिए थे कि लेज़र थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कार्बन डेटिंग एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज। लेज़र थेरेपी जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लेज़र को इस्तेमाल करके डिफरेंट हम क्या करते हैं, डिजीज़ को क्योर करते हैं। जैसे कि हम लेज़र की मदद से हम किडनी स्टोन को ब्रेक करके वो उसे निकाल देते हैं। और रेडियोथेरेपी की रेडिएशन की मदद से हम किसी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और हमारे अंदर होने वाले फंक्शंस की मदद से फंक्शंस के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके कार्बन डेटिंग, इसका मतलब जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे, हम पुराने कार्बन की एज मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का मेन कंपोनेंट कार्बन है। कार्बन की एज हमें मालूम होगी तो हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना पुराना जानवर, यहाँ पर कितना पुराना ऑर्गेनिज्म है। उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोफिजिक्स में करते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किए हुए। यहाँ पर लेज़र थेरेपी का क्या है, जिसकी मदद से हमने क्या किया है, हम इन्फेक्टेड एरिया को लेज़र के मदद से ट्रीट कर रहे हैं, और वो जो है क्या हो रहा है, वहाँ पर पेन और इन्फ्लेमेशन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर कुछ आइसोटोप्स की भी मैंने वो की हुई है, मैंने आइसोटोप्स की भी क्या की है, हिस्ट्री शो की है। आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, जैसे कि कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट 60 कार्बोहाइड्रेट जो है आइसोटोप वो करता है रेडियोथेरेपी के तहत रेडिएशन थेरेपी की में काम आता है। और इसके अलावा प्रिवेंट होने कैंसर होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें। और जैसे कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 क्या करता है, मेटाबॉलिज्म चेंजेस फॉर पेशेंट विद डायबिटीज़, गॉट एंड एनीमिया। ये मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं जो उनमें इस्तेमाल होता है। कार्बन 11 क्या करता है, टैग्ड ऑनटू ग्लूकोज टू मॉनिटर ऑर्गन्स ड्यूरिंग ए पेट स्कैन। ये हमारे अंदर जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो रही है, फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन हो रही है, उनके लिए एसेंशियल होता है कि कैसे उन्हें ब्रेक किया जाए या फॉर्म किया जाए, इसकी मदद से। यहाँ पर डिफरेंट मैंने इस्तेमाल ये किए यूजेस आपके बताए हैं, आप इनसे नोट कर सकते हैं। नहीं, अभी हमारी थर्ड ब्रांच जो है वो है बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। बायोमेट्री को हम बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं। बायोमेट्री का क्या रोल है, बायोमेट्री का ये रोल है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल रिसर्च। ये बायोलॉजिकल रिसर्च में डेटा कलेक्शन, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, जांच की जाती है उसकी, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें बायोमैथमेटिक्स से या बायोमेट्री से मिलती है। इट आल्सो यूज्ड फॉर नंबरिंग और काउंटिंग ऑफ स्पीशीज एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोमैथमेटिक्स जो है वो हमें नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और जो हम काउंटिंग स्पीशीज़ का नंबर काउंट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का नंबर काउंट करते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन हुई कि फ़लाने ईयर में ये इतनी पॉपुलेशन थी। जैसे पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी, 1947 में जब आज़ाद हो रहा था तो तब 7.5 या 7 मिलियन और 7 अरब थे, 7 करोड़ आवाम थी। लेकिन अब जो है वो 22 मतलब 22 करोड़ आवाम है। तो यह अलग अलग ईयर्स में अलग अलग पॉपुलेशन रही होगी और उनका चार्ट बना होगा कि फलाने कौन से ईयर में कौन से कितनी थी, कौन से ईयर में कितनी थी। तो ये जो डेटा कलेक्ट होती है और काउंटिंग में आती है, ये कौन है, बायो मैथमेटिक्स है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर काउंट करना।
और इसके अलावा इट आल्सो यूज्ड टू मेक अ चार्ट फॉर डेवलपिंग एनी बायोलॉजिकल रिसर्च। कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च हो रही है, फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रॉब्लम मिला है, हम उसके बारे में जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा हम चार्ट बनाकर उस चार्ट में लिखते जाएंगे कि फ़लान इस ये हुआ था, ये भी चीज़ मिली, ये भी चीज़ मिली, ये भी चीज़ मिली, और उनका लास्ट में चार्ट को हम देखकर एक सॉल्यूशन निकाल कर एक ही हल निकालेंगे। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। ये कैसे करती है, ये अभी आपने देखा कि वो कैसे करती है। जैसे कि हमने उसको कोई ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे थे या किसी प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में जो भी हमें क्लू मिल रहा था वो हम नोट करते जा रहे थे। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है कि अगर किसी कम्युनिटी में एक इन्फेक्टेड बंदा है, वो अगर आज़ाद रहेगा तो वो दूसरे 2 लोगों को इन्फेक्टेड करेगा, और अगर वो 2 दूसरे भी इन्फेक्टेड हुए हैं और दूसरे डे पर वो किसी और फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, बंदों से, तो उन्हें भी इन्फेक्टेड करेंगे। इसका मतलब कि 5 बंदे अब क्या हुए, इन्फेक्टेड हुए। पहले एक था, उसने 2 को किया, मतलब 3 हो गए। फिर इन तीनों ने दो 2-3 और को किया, या 3 और लोगों को इन्फेक्ट किया, तो ये हो गए 5 या 6 बंदे इन्फेक्टेड हो गए। और उसके अलावा अगर हम उन डिजीज़्ड जिन जिन पर्सन्स को, जिन बंदों को डिज़ीज़ है, उनको हम बाहर नहीं निकालने देते हैं, उनको अंदर ही रखते हैं, तो हम ऐसे बीमारी पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यानी वो 6 बंदे थे या वो एक बंदा जैसे इन्फेक्शन था, उसको हमने बंद कर दिया, तो बाकी जो बंदे हैं वो क्या हैं, इन्फेक्टेड नहीं होंगे। अभी हम जो पढ़ने जा अभी 4th से जो ब्रांच है वो क्या है, बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की, ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसका रिलेशन बायोलॉजी के साथ है। इकोनॉमिक्स के मतलब है जो हमें पैसा वगैरह मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है किसी बैंक की वजह से, जिससे हमें रैंक मिलता है, यानी हमारे जो इकोनॉमी ग्रोथ यानी मनी की ग्रोथ होती है, हमारा रेट प्रॉफिटेबल होता है, उसकी जो स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं, इकोनॉमी में करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी की क्या है, यह लाइफ से रिलेटेड जो इकोनॉमी है। फॉर एग्जांपल हम मटन हम काउज़ को कैटल वर्क करते हैं, हम काव घर में रखते हैं, बफेलो घर में रखते हैं, शीप या गोट घर में रखते हैं। उनके प्रॉफिट, हम ज़्यादा प्रॉफिट कैसे चाहिए, उसके मटन जो है, उसका बीफ जो है, उसका मीट जो है, वो ज़्यादा हमें कैसे प्रॉफिटेबल मिलेगा, ज़्यादा कैसे मिलेगा, उसका जो रिलेशन है वो हम किससे में मिलता है, बायो इकोनॉमिक्स में मिलता है। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकली, यानी जो हम जिसे सेल कर सकें और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें, इकोनॉमिकली और कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर रिच इन सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पर, हम उसे कमर्शियल सतह पर उसे हम क्या करते हैं, बेचते हैं, और उससे ज़्यादा पैसे हासिल करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं। और उनकी स्टडी, और जो रिच सोर्स हैं हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने का, हम उन्हें बेच कर अपना खुद प्रॉफिट हासिल करते हैं। और उनके जो, अगर हमें कोई एक, फॉर एग्जांपल एक हमें बफेलो है, वो थोड़ा सा कमज़ोर है, वो बफेलो को हमने थोड़ा सा कमज़ोर है, और एक साइड पे बफेलो है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और उसमें बहुत ज़्यादा मीट है, तो कौन सा बफेलो होगा जो हमें ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट देगा, वो जिसमें मीट ज़्यादा होगा और जो साइज़ में और ताज़ा तगड़ा होगा वो प्रॉफिट देगा, या फिर वो जो इन्फेक्टेड है और जो वीक है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो हमें एक सेहतमंद, एक स्ट्रॉन्ग, और जिसमें ज़्यादा मीट होगा, जिसमें ज़्यादा बीफ लगा होगा, जो ताकतवर होगा बफेलो, हमें उससे मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने मेंशन किए हुए, थोड़े से एग्जांपल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले बताया कि हम बफेलो, शीप वगैरह को पालते हैं, और उनसे हमने मीट लिया, गोश्त लिया हमने, और उनको हमने सेल करके उनसे पैसे लिए, फिर प्रॉफिट लिया। उनके जो पालना है, उनके बारे में जो स्टडी है वो हम करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं, जो हमारे कमर्शियल लेवल पर चलते हैं, जिसे हम सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो है वो फ़िश राइसेस, यानी हम फ़िशेस को पालना, हम पॉन्ड्स में डिफरेंट जगह पर देखते हैं फ़िशेस को, कुछ लोग होते हैं, आदमी होते हैं जो फ़िशरमैन्स जो है पालते हैं,
और वो फ़िशरमैन क्या करते हैं, एज आप जानते भी हैं कि फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो आप अगर फ़िश आ जाए तो आप बोलेंगे फ़िश है, फ़िश इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें ज़्यादा सोर्स जो प्रोटीन का मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है फ़िश से। एंड द लास्ट वन जो है चिकन। चिकन जो क्विक सोर्स है वो ज़्यादा अवेलेबल भी है, हम मार्केट्स में बहुत ज़्यादा चिकन लेते हैं, हासिल करते हैं, तो इसलिए उनकी प्रोडक्शन जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी प्रोडक्शन में जो हमें कमर्शियल एज ए होल वर्ल्ड में चिकन जो है प्रोड्यूस की जाती है, आपको पता है, तो आप इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये हो गया बायो इकोनॉमिक्स के जो हमें कमर्शियल लेवल पर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोडक्शन जो होगी वो हम किस में करेंगे, बायो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और फिफ्थ और जो लास्ट वन है वो कौन सी है, बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी क्या है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और बायोलॉजी के बीच में ये कनेक्शन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स, जो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहता है, क्यों रहता है, उसका क्या रिलेशन है, वो बायोलॉजी बताएगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और वो ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर कोल्डर रीजन है, यहाँ पर बहुत निचली सी सतह है या ऊपर ज़्यादा सतह, गर्म इलाका है या ठंडा इलाका है, उनकी जो ज्योग्राफी के हिसाब से बताएंगे कि ये ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि उसके जिस्म पर या ये कुछ ऐसे अलग सी वो होगी, शेप वगैरह होगी। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरियाज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या है, किसी खास जगह पर रखे हुए हैं, वो दूसरी जगह पर नहीं जा सकते क्योंकि उनमें उन जगह पर उस जगह पर रहने के लिए अडाप्ट कर लिए हैं। क्या, कैसे, फॉर एग्जांपल क्यों नहीं जा सकते, एग्जांपल वाइट बियर है जो कि कोल्ड रीजन पे रहता है, क्योंकि उसके बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, जिससे वो हीट प्रोड्यूस करता है, और जिसके अंदर ब्राउन फैट होता है, जिसके वो गर्म रहता है और गर्म खाना खाता है। तो वो वाइट बियर जो है वो हमारा डेजर्ट में नहीं रह सकता, क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जहाँ पर रीजन है आइसबर्ग्स में या फिर कोल्ड रीजन्स में, वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारा टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ पर ये रह सकता है। और अगर एक और सेकंड लेक्चर है, सेकंड यो एग्जांपल है वो कैमल है। कैमल जो है डेजर्ट में रहता है, उसने अडाप्ट खुद को कर लिया है कि वो पानी के बगैर कितने दिन रह सकता है, बहुत सारे दिन रह सकता है पानी के बगैर भी। और उसके अलावा ये डेजर्ट में इस अपने आप को कैसे बचा सकता है सनराइज़ में, और डेजर्ट में वॉक भी अच्छे तरीके से कर लेता है अगर एज़ कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि डेजर्ट में सैंड ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि कैसे ग्रासलैंड या टाइगा या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर टंड्रा में कौन से जानवर रह सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोस गाइस। आई होप कि आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिला होगा यहाँ से, तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। हमारा अगर न्यू हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि हम आपको हर अपने वीडियो के बारे में हर इन्फॉर्मेशन आप तक सेंड कर सकें, और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।